बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी है जिसका मैं आंसर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन रिसीव हुआ कि पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और फिर इन ऑफेंसेस में से कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं, यानी कौन से जराइम हैं इस पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जिनकी एफआईआर लॉन्च हो सकती है, पर्चा कट सकता है, और वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिनका पर्चा या एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती बल्कि उनका इस्तिगासा बनेगा। डी फेलोस, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि पुलिस ऑर्डर 2002 को जब हम पेरूज करते हैं तो इसके दो चैप्टर जो हैं वो ऑफेंसेस के साथ डील करते हैं, एक चैप्टर 16 और एक चैप्टर 17। इससे पहले कि हम इन जराइम का जिक्र करें और इनकी कॉग्निजेबिलिटी या नॉन कॉग्निजेबिलिटी पर गुफ्तगू करें, ये जानना ज़रूरी है कि ये दो चैप्टर्स के अंदर इन ऑफेंसेस को कैटेगराइज क्यों किया गया। जब आर्टिकल 16 को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो ऑफेंसेस हैं विच आर रिलेटिंग टू दी प्राइवेट पर्सनस, यानी ये वो ऑफेंसेस हैं जो प्राइवेट अशखास से इनकी कमीशन होती है। जबकि जो चैप्टर 17 में ऑफेंसेस का जिक्र है ये वो ऑफेंसेस हैं विच आर रिलेटिंग टू दी पुलिस ऑफिशियल्स और ऑफिसर, यानी ये वो ऑफेंसेस हैं जो पुलिस के पर्सनल में से कोई शख्स जो है वो कमिट करता है ये या इस ऑफेंस का कमीशन जो है वो उससे सरजद होती है। अब जहां तक ताल्लुक है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं इस पुलिस ऑर्डर के तहत और फिर कौन से काबिल दस्तंदाजी हैं और कौन से नाकाबिल दस्तंदाजी हैं, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि जो चैप्टर 16 है इसके ऑफेंसेस जो हैं वो प्राइवेट लोगों के मुताल्लिक हैं। ये मैं आपके जिक्र कर देता हूं कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और फिर मैं इस चैप्टर को पहले बताऊंगा कि इसके अंदर कौन से ऑफेंसेस काबिल दस्तंदाजी हैं और फिर हम एक्सक्लूसिवली चैप्टर 17 का जिक्र करेंगे। ये जो चैप्टर है आर्टिकल 138 से शुरू होता है और ये खत्म होता है 154 तक। अब आर्टिकल 138 के अंदर जो पहला ऑफेंस दिया गया है वो ये है कि कासिंग मिसचीफ इन स्ट्रीट बाय एनिमल और व्हीकल। अब इस ये वो ऑफेंस है जो हमें पीपीसी के अंदर मिसचीफ 427 ऑनवर्ड्स जो ऑफेंसेस मौजूद हैं, लेकिन ये एक खास किस्म के मिसचीफ का जिक्र कर रहा है जिसका ताल्लुक किसी गली, किसी स्ट्रीट के अंदर एनिमल या व्हीकल के जरिए वो होती है। जैसे नो पर्सन शैल काज डैमेज, इंजरी, डेंजर, अलार्म और मिसचीफ इन एनी स्ट्रीट और पब्लिक प्लेस बाय नेग्लिजेंट और रेकलेस ड्राइविंग और बाय ड्राइविंग any vehicle or animal laden with timber, poles or other unwieldy article through a street or public place contrary to any regulation। एक गली के अंदर कोई बंदा जो है वो नेग्लिजेंटली, रैशली, जिस तरह जो लड़के हैं वो मोटरसाइकिल चला के जाते हैं और लोग गली के अंदर लोग, खवातीन, बच्चे मौजूद होते हैं और वो उनको मद्देनजर नहीं रखते, या कोई किसी एनिमल पर इस तरह उसको लोड करके लेके जाता है कि लोगों के लिए इनकन्वीनियंस का बायस बने। एक तो इसका, दूसरा काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन अ स्ट्रीट। अगर आप किसी गली के अंदर रास्ते को रोकते हैं, गाड़ी इस तरह पार्क कर देते हैं, आप अपने व्हीकल को, एनिमल को इस तरह वहां पे पार्क कर देते हैं या उसे बांध देते हैं कि वो लोगों के लिए इनकन्वीनियंस का बायस बनता है, तो पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत ये भी एक जुर्म है। दूसरा, विलफुल और नेग्लिजेंट कंडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉग्स। आपने एक पेट डॉग रखा है और आपने उसे बांधा नहीं, आपने उसे छोड़ दिया और वो लोगों का भौंकना उसने शुरू कर दिया, लोगों को इनकन्वीनियंस काज की, उसने लोगों को काट दिया। ये भी पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत एक ऑफेंस है। अगर किसी का कुत्ता, जो पालतू कुत्ता है, वो किसी शख्स को, किसी बच्चे को, किसी खतून को काट लेता है या उस पर भौंकता है या उसके पीछे दौड़ता है, उसके लिए इनकन्वीनियंस और उसको हैरासमेंट होती है, तो ये भी एक ऑफेंस है। आगे, सफरिंग डिसऑर्डरली कंडक्ट, whoever being the keeper of any place of public amusement or public entertainment knowingly permits or suffer disorderly behavior or any gambling or any other criminal act whatsoever। आप
आप कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज़, कोई शॉप चला रहे हैं, वहां पर लोग जो हैं वो आते हैं, वो हल्ला गुल्ला करते हैं, इस तरह डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, क्योस डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं कि वो सराउंडिंग के लोगों के लिए इनकन्वीनियंस का बायस बनता है, तो ये भी पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो है वो ऑफेंस है। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर ऑफेंस है वो ये है कि डिफाइलिंग वाटर इन पब्लिक वेल्स। अब कोई शख्स जो है वो अगर किसी पानी की जगह, जो कि पानी एक ख़ास मकसद के लिए था, मिसाल के तौर पे एक पानी जो था वो पीने के लिए था, तो आपने उसके अंदर कोई चीज़ डाल दी। एक पानी जो है वो मछलियों का फार्म वगैरह था, आपने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिससे मछलियाँ जो है वो उनको नुकसान पहुंचा, या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए एक पानी जो है वो स्टॉक किया हुआ था या किसी मकसद के लिए था, तो आपने उसको अगर डिफाइल किया तो ये भी ऑफेंस है। ये सेक्शन आर्टिकल 148 बात करता है। उसके बाद फॉल्स अलार्म ऑफ फायर। अगर आपने ये गलत अफवाह फैला दी कि फलां जगह पे आग लग गई और फायर ब्रिगेड को आपने कॉल कर दी और लोगों को इंटीमेट कर दिया, वार्न कर दिया, पीपल फ्लॉक टू दैट प्लेस ऑफ फायर, तो ये भी एक ऑफेंस है अगर ये झूठा साबित होता है। उसके बाद आर्टिकल 150, ये बड़ा अहम आर्टिकल है, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर्स मेड अंडर आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 की अगर वायलेशन होती है, कंट्रावेंशन होती है, आर्टिकल 124 क्या है? आर्टिकल 124 ये है कि पुलिस वाले अक्सर औकात इन केस ऑफ इमरजेंसी एक बैरियर लगा देते हैं कि आप इस गली में नहीं जा सकते, बैरियर लगा देते हैं कि भाई आगे ये प्रोग्राम किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे हो रहा है, आप वहां पे नहीं जा सकते। जहां पर किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई बैरियर लगाया किसी खास इमरजेंसी की सूरत में, और अगर आप उस बैरियर को रिमूव करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, उस बैरियर को तोड़ते हैं, तो ये भी आर्टिकल 150 के तहत जो है वो ऑफेंस है। उसके बाद है पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म। कोई शख्स जो है वो पुलिस की अनऑथोराइज्ड, बगैर किसी ऑथोराइजेशन के यूनिफॉर्म पहने, जिस तरह ये रजाकार अक्सर पहन लेते हैं, तो ये एक ऑफेंस है और इस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है। पेनल्टी फॉर फ्रिवलेस और वेक्सेशियस कंप्लेंट। अगर कोई शख्स जो है पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो है वो कोई कंप्लेंट देता है फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को, और वो फ्रिवलेस, गलत साबित हो जाती है, तो ये भी एक ऑफेंस है और उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जा सकती है। अब इन जितने ऑफेंसेस मैंने जिक्र किया, इनमें किन ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च हो सकती है और किन में नहीं हो सकती, ये हमें बताता है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 हमें बताता है कि आर्टिकल 148 से आर्टिकल 152 तक जो ऑफेंसेस है इनमें एफआईआर लॉन्च होगी, ये कॉग्निजेबल हैं, और बकिया में एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, सॉरी, और उनमें इस्तगासा जाएगा। अब ये जो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 152 तक कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? डिफाइलिंग ऑफ वाटर। आपने पानी को जिस मकसद के लिए वो वहां पे पानी जमा किया गया था उसको डिफाइल किया, खराब किया, ये इस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है। आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है आग लगने की और वो झूठी साबित हुई है, इस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है। आपको पुलिस ऑफिसर ने बैरियर लगा के रोका है कि आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने बैरियर को क्रॉस किया, तोड़ा, इस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट गलत कंप्लेंट दी गई है फेडरल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को और वो फ्रिवलेस साबित हुई है, इस पर एफआईआर लॉन्च हो सकती है। ये आर्टिकल 153 हमें बताता है। ये वो ऑफेंसेस थे जो चैप्टर 16 के अंदर थे और प्राइवेट लोगों के मतलब थे। इन जराइम का जो सरजद होना है ये किसी प्राइवेट शख्स से होगा। अब जो चैप्टर 17 है ये बात करता है उन ऑफेंसेस की जो सरजद होते हैं किसी पुलिस ऑफिशियल या पुलिस ऑफिसर के साथ। पहले हम इन ऑफेंसेस को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और फिर हम इसकी कॉग्निजेबिलिटी या नॉन कॉग्निजेबिलिटी पे बात करेंगे। आर्टिकल 155 में से आर्टिकल 155 सी आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें, और भी ऑफेंसेस हैं जो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। पहला है एनी पुलिस ऑफिसर हु मेक्स फॉर ऑब्टेनिंग रिलीज फ्रॉम सर्विस एज पुलिस ऑफिसर अ फॉल्स स्टेटमेंट or a statement which is misleading in material particulars or uses a false document for the purpose। कोई शख्स जो है जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट गलत बना लेता है कि मेडिकल ग्राउंड पे वो रिटायरमेंट पर चला जाए,
या किसी भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है जिससे वो पुलिस सर्विस से अपने आप को रिलीज करता है और डॉक्यूमेंट गलत होता है, तो ये एक ऑफेंस है। अगर वो कवर्डिस का, बुजदिली का, being a police officer of is guilty of cowardice or being a police officer of junior rank, resigns his office or withdraws himself from duty without permission, अगर बुजदिली का मुजाहरा करता है और बगैर हायर ऑफिसर की इजाज़त के बगैर जो है वो रिज़ाइन दे देता है, तो ये भी इस जुमरे में आता है। उसके बाद है 155C, ये बड़ा अहम है जो अक्सर आप सुनते भी हैं, इज गिल्टी ऑफ एनी लॉफुल ब्रीच और निगलेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन और एनी ऑर्डर विच ही इज बाउंड टू ऑब्जर्व और ओबे। CRPC के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, पुलिस ऑर्डर के तहत, पुलिस रूल्स के तहत, अगर उस पर और PPC के तहत अगर कोई किसी चीज़ से पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल को रोका गया था या उसको कहा गया था करने के लिए और वो नहीं करता, तो वो सारे के सारे 155C के तहत आएंगे और 155C का ऑफेंस कमिट होगा अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिशियल करता है। इस गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी, कोई उसकी ड्यूटी लगाई गई थी उसकी वो खिलाफ वर्जी करता है। इज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसने कोई नशावर चीज़ ले ली है, बीइंग पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल, तो ये भी 155 में दिए गए ऑफेंसेस में आता है। मिलिंगर्स और फीन्स आर वॉलंटरली causes hurt to himself with the intention to render himself unfit for duty, काम चोरी करता है, प्रिटेंड करता है कि उस और गलत तरीके से कोई अपने आप को हर्ट कर देता है काम से बचने के लिए, ये भी ऑफेंस है। इज ग्रासली इनसबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर ऑफिसर और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ सुपीरियर ऑफिसर, सॉरी, अगर वो अपने सुपीरियर के साथ इस तरह से बिहेव करता है जो कि ग्रास इनसबऑर्डिनेशन का मुर्तकिब होता है, या अपने सुपीरियर ऑफिसर के अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है। इंगेजेस हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोस्ट्रेशन, प्रोसेशन और स्ट्राइक और रिसोर्स टू और इन एनी वेज अबेट्स एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक और कोरियन और फिजिकल ड्यूरेस टू फोर्स एनी अथॉरिटी टू कंसीड एनीथिंग, वो किसी हड़ताल में, किसी एहतजाज में पार्टिसिपेट करता है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट को ये मजबूर किया जाता है कि वो उनकी डिमांड को कंसीड करे। अगर ये किसी में पार्टिसिपेट करता है तो इस ऑफेंस का मुर्तकिब होगा। अब इस के सेक्शन के एंड पे कहा गया कि अगर इन में से कोई भी ऑफेंस वो कमिट करता है तो उसको ऑफेंस बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन, तो उसको 3 साल तक सजा 7 जुर्माना की हो सकती है। आगे 156 में भी कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं, अगर ये कमिट होते हैं तो इनकी सजा ज़्यादा है। जैसे पेनल्टी फॉर विक्सेशियस एंट्री, सर्च, अरेस्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, टार्चर, कोई शख्स विदाउट लॉफुल अथॉरिटी अगर किसी के घर में दाखिल होता है, उसकी बगैर अथॉरिटी के सर्च करता है, उसके किसी बिल्डिंग में, वेसल में, टेंट में या प्लेस में, और उसकी उस प्रॉपर्टी को अननेसेसरीली सीज करता है, उसकी वेक्सेशली उसे डिटेन करता है, उसे सर्च करता है या उसकी अरेस्ट करता है या उसे टार्चर करता है, तो ये सारे के सारे पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 156 के तहत ऑफेंसेस हैं और इसकी सजा शेल फॉर एवरी सच ऑफेंस ऑन कन्विक्शन बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन। इस चैप्टर का आखिरी ऑफेंस है पेनल्टी फॉर अननेसेसरी डिले इन प्रोड्यूसिंग अरेस्टेड पर्संस इन कोर्ट्स। अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 24 hours उसे पेश करना था मजिस्ट्रेट के सामने किसी ऐसे अक्यूज को जिसको उसने अरेस्ट किया हुआ है और उसमें डिले करता है, तो ये भी ऑफेंस है 157 के तहत। Any police officer who vexatiously and unnecessarily delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrested person shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। अब इस चैप्टर के ऑफेंसेस के हवाले से एक बात जानना इंतहाई अहम है, वो ये है कि जब हमने चैप्टर 16 की बात की, उन ऑफेंसेस की बात की विच आर कमिटेड बाय द प्राइवेट पर्सन्स, तो हमने ये देखा कि इसका आर्टिकल 153 इसकी इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेबिलिटी या नॉन कॉग्निजेबिलिटी की बात करता है कि अगर ऑफेंस जो 148 से
2 तक जो ऑफेंसेज हैं ये काबिल दस्तंदाजी हैं, इन पर FIR लॉज हो सकती है, बाकी में FIR लॉज नहीं होगी। लेकिन जब हम इस चैप्टर 17 को पढ़ते हैं, इसके आर्टिकल 155 को पढ़ते हैं, 156 को पढ़ते हैं, 157 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कॉग्निजेबिलिटी का आर्टिकल मौजूद नहीं है। अब क्वेश्चन ये जन्म लेता है कि अगर इसका आर्टिकल कॉग्निजेबिलिटी का नहीं है तो फिर हाउ इट विल बी डिटरमिन्ड कि इस पर FIR लॉज होगी या नहीं होगी। डियर फेलोज, इस पर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर जो लेटेस्ट जजमेंट के साथ 155C की कॉग्निजेबिलिटी, नॉन कॉग्निजेबिलिटी, इस पर FIR लॉज होगी या नहीं होगी, रिकॉर्ड किया, आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ, इससे पहले 2021 से पहले डाइवर्जेंट व्यू था हाई कोर्ट का रिगार्डिंग द कॉग्निजेबिलिटी ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ चैप्टर 17 एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलरली आर्टिकल 155C। कुछ जजमेंट्स ये कहती थी ये काबिल दस्तंदाजी है, कुछ कहती थी नाकाबिल दस्तंदाजी है। जो जजमेंट्स ये कहती थी कि ये नाकाबिल दस्तंदाजी है, उनका ये कहना था कि अगर स्पेशल इनेक्टमेंट के अंदर कॉग्निजेबिलिटी का सेक्शन मौजूद है तो फिर हम उसका तयन जो है वो CRPC के शेड्यूल 2 के एंड पर अदर ऑफेंसेस जो स्पेशल इनेक्टमेंट्स के हैं वहाँ से तयन नहीं करेंगे, बल्कि जिनके मुतल्लिक बता दिया गया वो कॉग्निजेबल हैं, रिमेनिंग ऑल द ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। लेकिन ये 2021 के अंदर एक डिवीजन बेंच का हाई कोर्ट का फैसला आया जो कि लेटेस्ट है। उसने तमाम साबका जो नज़ीरात थी हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की, उनको एग्जामिन किया और लाहौर हाई कोर्ट की नज़ीरात को एग्जामिन किया और फाइनली रेफर किया डिवीजन बेंच की तरफ। और डिवीजन बेंच ने अपनी फाइनल फाइंडिंग दी कि क्योंकि जब हम चैप्टर 16 का मुताला करते हैं और वो ऑफेंसेस जिनको कॉग्निजेबल कहा गया है उनकी जो सज़ा है वो बड़ी थोड़ी है, जबकि ये ऑफेंसेस जो चैप्टर 17 में है इनकी हम सज़ा देखते हैं तो ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेशन करने का मतलब या मकसद लेजिस्लेचर का ये था कि जो कॉग्निजेबिलिटी का आर्टिकल चैप्टर 16 के अंदर दिया गया है, दैट विल द फंक्शन ऑफ दैट आर्टिकल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑफेंसेस एज फार एज कॉग्निजेबिलिटी और नॉन कॉग्निजेबिलिटी ऑफ द ऑफेंसेस इज कंसर्न्ड। चैप्टर 16 तक ही वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा। As far as offences of chapter 17 are concerned, which are committed by the police officers or officials, we will have to resort to the schedule 2 of CRPC, which describes कि अगर स्पेशल इनेक्टमेंट के अंदर कॉग्निजेबिलिटी का नहीं दिया गया सेक्शन तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे, जब उस शेड्यूल को हम देखते हैं तो वहाँ पर यह है कि अगर स्पेशल इनेक्टमेंट के अंदर कोई ऑफेंस है और उसकी सज़ा अप टू 3 इयर्स है या इससे ज़्यादा है तो वो कॉग्निजेबल होगा, और अगर इससे नीचे है तो वो नॉन कॉग्निजेबल होगा। अब हम जब इस पैमाने में इसको देखते हैं तो जो आर्टिकल 155 के जितने भी ऑफेंसेस का जिक्र किया गया उनकी सज़ा 3 साल है। तो मीनिंग देयर बाय ये जो रिट पिटीशन नंबर है 2594 ऑफ 2021, ये डिवीजन बेंच की, इसके अंदर कैटेगोरिकली ये कहा गया कि क्योंकि इनकी सज़ा 3 साल तक है और CRPC का शेड्यूल 2 जो हमें ये बताता है कि अगर सज़ा 3 साल तक है तो वो कॉग्निजेबल होगा। तो अब 155 के तमाम ऑफेंसेस, आर्टिकल 155 के तमाम ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हुए, काबिल दस्तंदाजी हुए, इस पर FIR लॉज होगी। और अगर अब हम ऑफेंसेस जो आर्टिकल 156 के हैं उनकी बात करें शेड्यूल 2 ऑफ CRPC की रोशनी में, तो ये कॉग्निजेबल हैं इसलिए कि इनकी सज़ा जो है वो 5 ईयर है एंड विद फाइन। और जहाँ तक ताल्लुक है ऑफेंस अंडर आर्टिकल 157 कि अगर वो प्रोड्यूस अरेस्टेड पर्सन को लेट करता है डिले के साथ पुलिस ऑफिसर, तो ये नॉन कॉग्निजेबल है इसलिए कि इसकी सज़ा जो है वो 1 साल है एंड विद फाइन। ये फेलोज ये थे ऑफेंसेस अंडर पुलिस ऑर्डर 2002। हमने इनकी कॉग्निजेबिलिटी और नॉन कॉग्निजेबिलिटी को देखा और फिर हमने देखा कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो
प्राइवेट ऑफेंसेस के मतलब प्राइवेट लोगों के मतलब हैं और कौन से ऑफेंसेस पुलिस ऑफिशियल या पुलिस ऑफिसर्स के मतलब हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।